नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में मैं अमन प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने में बच्चों को दिक्कत ज्यादा ये रहती है कि एरिया वेक्टर क्या है, उसको हम बात करेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वेक्टर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेसिकली ये देखिए एक सरफेस है, ये आपको एक सरफेस दिख रही है, इसमें एक छोटा सा हमने एरिया काटा है डीए, और इस एरिया में एक एरिया वेक्टर इस तरह बनाया गया है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, तो हम इसका अगर एरिया निकालना चाहें तो यहां से यहां तक की जो दूरी, इसको अगर मान लो मैंने ए बोल दिया थोड़ी देर के लिए, इसको हमने बोल दिया बी। अभी तो हमारे लिए ये केवल लेंथ है, लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ अगर मान लीजिए ओरिजिन हमने मान लिया तो एक वेक्टर ये हो जाएगा इधर और एक वेक्टर हो जाएगा ये वाला, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। फिर जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब जाके हमें जो है इसका एरिया मिलता है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें जो एरिया मिल रहा है वो उसके साथ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है और जो वेक्टर दे रहा है यानी कि इसमें भी एक वेक्टर हमें देखने को मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक हमें वेक्टर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में ही वेक्टर होगा? जी नहीं। जैसे एक ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस में वेक्टर अंदर की ओर भी हो सकता है क्योंकि बाहर की ओर भी हो सकता है। जब हम एरिया निकालते हैं तो इधर की लेंथ भी ले सकते हैं, ये लेंथ भी ले सकते हैं, ये लेंथ भी ले सकते हैं, इधर से भी नाप सकते हैं, इधर से भी नाप सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर ही होता है। ठीक है, तो अगर एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, अगर एरिया वेक्टर बाहर की ओर है तो हम क्या करेंगे? एरिया वेक्टर अगर बाहर की ओर है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस दिशा में है तो एरिया वेक्टर इस आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे एरिया से। तो एरिया से 90 डिग्री पे ये एरिया वेक्टर है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है। मान लीजिए इनके बीच में एंगल जो है थीटा है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा फाई वो हो जाएगा E डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है यहाँ पे, तो फ्लक्स फाई बराबर E डॉट डी ए, यानी कि फाई बराबर E ए कॉस थीटा। यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स निकल के आएगा वो होगा E ए कॉस थीटा। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे डीए से तो हमें पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, जो जितना भी एरिया हम लोगों ने लिया होगा क्लोज सरफेस का या ओपन सरफेस का, तो उस हिसाब से हम लोग जो है फ्लक्स निकालते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एरिया वेक्टर में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो एरिया वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखिए ये प्लेन सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ है। अब एरिया वेक्टर इसका सामने की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 0 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 हो गया, और cos थीटा अगर cos 0 डिग्री हो गया और cos 0 होता है 1। यानी कि हम अगर अपना फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स हो जाएगा E डी ए कॉस थीटा, E डी ए कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे जो कॉस थीटा आ जाएगा वो हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स हमें देखने को मिलेगा और वो हो जाएगा E डी ए। यहाँ पे हमें फ्लक्स मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर केस की बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस में
हम ये देख पाएंगे कि ये एरिया है। अब ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर है 90 डिग्री। अब इसका एरिया वेक्टर अगर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो इसमें इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। यानी कि यहां पे अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें तो फाई हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। यही फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फाई बराबर ई डी ए कॉस 90। और हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि फ्लक्स कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस में हमें जो है फाई 0 देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी फ्लक्स पास नहीं है। यहां पे आप देखेंगे ये जो एंगल है ये थीटा है। ये जब एंगल यहाँ पे थीटा दिया गया है तो अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स का फार्मूला अपना लगाना चाहें तो फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ दी नहीं है, यानी कि एक एक्यूट एंगल है, तो यहां से हम फ्लक्स का फार्मूला ये ही लगा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, ये तो हम लोग फार्मूले पे चले। अब अगर हम लोग बात कर लें एक डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines passing through perpendicularly passing through a surface area is called flux। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को समझना चाहें तो सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है हमारा फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स पढ़ने का सीधा सा औचित्य या कह सकते हैं सीधा सा टारगेट हमारा क्या रहता है? फ्लक्स पढ़ने का सीधा सा टारगेट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, और ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंजेस होते हैं तब भी हमें कई चीजों को देखने को मिलता है। इसी तरीके से इसीलिए हम पहले फ्लक्स पढ़ते हैं और फिर फ्लक्स की मदद से हम कई चीजों की, कई एरियाज की और कई टाइप की ज्योमेट्री की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो एग्जैक्ट और सीधे तरीके से निकलेगी, यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उस इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा बहुत आसान सा टॉपिक है, ये भी पढ़ लेते हैं, गॉस लॉ। तो ये जो गॉस लॉ है ये भी फ्लक्स का ही एक बेसिकली एडवांस पार्ट है। तो ये जो फ्लक्स का एडवांस पार्ट है, कहने का मतलब ये है कि यहां भी गॉस ने ये कहा था कि ये जो फ्लक्स आप लोग निकाल रहे हैं E डॉट डी ए करके, इस फ्लक्स को दूसरी तरीके से भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग ये देखिए एक सर्किल है, या इसको हम अगर पूरा 3D में इमेजिन करें तो एक स्फीयर बनेगा, और इस स्फीयर के अंदर मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, और यहाँ भी कोई चार्ज है -2Q, या यहाँ पे एक दूसरा चार्ज ले लें कैपिटल Q। ठीक है, तो इसके अंदर इतना चार्ज कंटेन है। ठीक है, अगर हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करें तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से ये एरिया लिया जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कुछ और होना चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए हमने कुछ और एरिया ले लिया, मान लीजिए हमने कुछ और एरिया ले लिया ये वाला, अगर हमने ये एरिया ले लिया है तो यहाँ पे कुछ और फ्लक्स मिलना चाहिए, लेकिन अपने चार्जेस की कैपेसिटी तो वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी प्रोवाइड कर पाएंगे उतनी कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी नहीं कर रही है, एरिया वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स भी वेरी करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से यहाँ पे कुछ और होगी और यहाँ पे कुछ और होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से फ्लक्स जो है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी में पहुंच जाता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी उसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गॉस ने, उन्होंने बताया कि जो फ्लक्स आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो फ्लक्स आप लोग लेते हैं, जब भी आप किसी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स लेते हैं वो हमेशा आता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था गॉस ने। तो इन्होंने बताया था जो फ्लक्स है वो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि ये जो आपने सरफेस बनाई है, इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इस फार्मूले से भी डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी। जरा इस बात को थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं अपने पुराने वाले फार्मूले से। ये स्फीयर, अगर ये स्फीयर है तो यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा, या हम अभी थोड़ी देर के लिए एक ही चार्ज कंसीडर करें एट द सेंटर, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई Q चार्ज है और यहाँ से ये रेडियस R है, तो अब हम अगर गॉस लॉ को प्रूव करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे तो उसके लिए हम पहले फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे जो बेसिक है, वो होगा E/dA cos थीटा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि फाई यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा E.dA। ठीक है, तो cos थीटा जो है वहां पे थीटा 0 हो रहा है, इसीलिए cos थीटा की वैल्यू 1 हो रही है और फ्लक्स जो है वो E.dA हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फाई बराबर यहां पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहां से Q से और यहाँ इस पॉइंट की दूरी R है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ का हम पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि dA है तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। यहाँ से छोटा सा फ्लक्स निकला है dA की वजह से, तो नेट फ्लक्स जो आएगा वो dA का इंटीग्रेशन रहेगा। तो हम यहाँ से छोटे छोटे dA जो सब कुछ जोड़ना शुरू करेंगे तो ये पूरा इसका एरिया आ जाएगा और वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर। अब हम कैंसल जो चीजें कैंसल हो रही हैं उन चीजों को कैंसल आउट कर देंगे और यहां से हमारा बेसिक फार्मूला जो गॉस ने कहा था वो आ चुका है, दैट इज फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारा जो बेसिक फार्मूला जो गॉस ने दिया था वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो इस सरफेस के बाहर होगा, जो भी चार्ज सरफेस के बाहर होगा वो चार्ज यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है। इन्होंने कहा था इनकी गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज रहेगा वही चार्ज केवल कंसीडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ सवालों के बारे में जो जेईई मेंस में कई बार आए हैं। जेईई मेंस में कई बार सवाल आ भी चुके हैं इसी पे, और सिंपल से सवाल आते हैं, बस आपकी जो थॉट प्रोसेस है गॉस लॉ के प्रति और तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड और तुम्हारे फ्लक्स के प्रति, उस थॉट प्रोसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। If a charge Q is placed at the center of closed hemispherical non-conducting surface,
द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस वुड बी। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरीके से आपका फिगर होगा कि ये जो हेमिस्फीयर है उसका एक फ्लैट सरफेस ये होगा और ये ऊपर का कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि फ्लैट सरफेस से पास होने वाला जो फाई होगा वो कितना होगा। फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फाई है वो बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर हम इस फ्लैट वाले सरफेस को थोड़ा सा क्लोज करने की अगर कोशिश करें, फ्लैट वाले सरफेस को थोड़ा सा अगर क्लोज करने की कोशिश करें तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो सकती है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए इसको हमने गोल कर दिया, ठीक है, पूरा स्फीयर बना दिया, तो ये चार्ज इसके अंदर इनक्लोज हो गया। यहां पे मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, ठीक है। तो ये एट द सेंटर ऑफ क्लोज्ड सरफेस, यानी कि ये जो चार्ज रखा हुआ है ये यहां सेंटर पे रखा हुआ है क्यू, ठीक है। तो जब हमने पूरा स्क्वायर बना दिया तो आधा फ्लक्स ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि आधा एरिया ऊपर है और आधा एरिया नीचे, इसीलिए फ्लक्स आधा नीचे पास करेगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल का हो गया और हमें जो फ्लक्स रिक्वायर्ड है आधा हमें इसका चाहिए, इतना ही फ्लक्स तो इसमें से पास कर रहा होगा और इतना होगा आधे एरिया का होगा। यानी कि फ्लक्स जो हमें रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा क्यू, क्योंकि इनक्लोज्ड में एक ही चार्ज है क्यू, तो इसीलिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी जेईई मेन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें जो है गलत स्टेटमेंट को चूज आउट करना है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस एंटरिंग इनटू द गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर इंटर कर रही हैं वो हमें नेगेटिव फ्लक्स प्रोवाइड करती हैं और दिस इज ट्रू। कैसे हमें पता चला कि फाई बराबर E डॉट ds होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो यहां से हम हटाएंगे तो फाई इक्वल्स टू E s cos थीटा इतना आएगा। और cos थीटा cos 180 रखेंगे क्योंकि वहां पे इंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, एंगल 180 बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट भी सही है। आगे देखते हैं, अ चार्ज q is placed at the center of the cube, the flux through all four faces will be the same। हाँ, ये भी बात सही है क्योंकि अगर आप देखें जैसे ये क्यूब है तो इस क्यूब के अंदर मान लीजिए इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तो डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो फ्लक्स जितने भी एरिया ऊपर जो हमें मिलेंगे उन एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा वो सारा सेम होगा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट भी सही है। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज जीरो। जाहिर सी बात है जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स कैसे बनेगा। फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जब फ्लक्स ही नहीं रहेगा तो उसमें जो मतलब कि जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। तो हम लोगों ने यहां पे देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे देखिए जब ये केस हो रहा था तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि ये जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली चल रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब पैरेलली चल रहा है तो फिर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ 90 डिग्री में जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो जीरो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है इट प्रोवाइड अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अ चार्ज Q is placed at one corner of the cube as shown in the figure. The flux of electrostatic field E through a shaded area is. अब हमें इस चार्ज की वजह से इस शेडेड एरिया पे हमें फ्लक्स बताना है। तो वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे आप देखिए ये डिस्टेंस दूसरी है, ये डिस्टेंस यहाँ से जब हम इसको ओवरलैप इधर कराएंगे तो ओवरलैप तो पूरी तरीके से हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स दूसरा होगा, यहाँ पे फ्लक्स दूसरा होगा। लेकिन हमें ये मान के चलना है, क्योंकि ये हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि हमें फ्लक्स का आइडिया है कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये मान के चलना होगा कि ये एरिया हम यहाँ पे ओवरलैप करा सकते हैं। अब जब हम इस एरिया को यहाँ पे ओवरलैप करा देंगे तो ये एरिया भी यहाँ पे सेट हो जाएगा, यानी कि हमसे इस फेस का, इस पूरे फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। अब इस फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये कॉर्नर पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे, यानी कि इसके अंदर जो Q होगा वो फोर्थ हिस्सा होगा, इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा, जो Q इनक्लोज्ड होगा वो इसके अंदर फोर्थ पार्ट होगा, ठीक है। और जो फ्लक्स आएगा वो नेट फ्लक्स इसके अंदर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर एनक्लोज्ड जो है वो है Q बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे 6 फेजेस है, इस हिसाब से यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फ्लक्स हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा, यानी कि जो फ्लक्स हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। जब हम इस Q इनक्लोज्ड की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो फाई रिक्वायर्ड इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड की जगह पे हम Q बाई 4 रख दें, तो Q बाई 4 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां से हमको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ए ऑप्शन हमारा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कहता है, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो गॉसियन सरफेस बनी हुई है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी। फ्लक्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी, ये पूछा गया है। अगर हम इस फ्लक्स की बात करें तो इसके अंदर तो फ्लक्स इनक्लोज्ड होगा, वो हो जाएगा Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो हम ये देख सकते हैं इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में, और ये भी प्लस का है Q2, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे आ रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करती है, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स जो है वो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि प्लस Q माइनस Q डैश, इतना जो चार्ज है इसकी वजह से हमारा फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी ये पूछा गया है, तो ऑल चार्जेस की वजह से होगी,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है, लेकिन फ्लक्स उसकी वजह से जो है वो चेंज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे को कैंसल आउट। चलिए, तो यही तक का आज का हमारा सेशन था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे और भी नई चीजें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।